प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। वैज्ञानिकों ने बाढ़ की रियल टाइम मैपिंग के लिए टूल विकसित किया है। इससे बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए तैयारियों में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने नए उपकरण को विकसित करने में सैटेलाइट डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। क्लोस वन नाम की पत्रिका में वैज्ञानिकों ने बताया कि बाढ़ के नए मानचित्रों में 94% सटीक आकलन सामने आए हैं। इस दौरान बाढ़ की बेहतर निगरानी और मैपिंग के लिए बड़े स्तर पर अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स को इस्तेमाल में लाया गया। इन्हें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी कहा जाता है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार सभी मौसमों में डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं। ये सेंसर्स 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार के कॉन्स्टलेशन पर ऑपरेट होते हैं, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के कोपरनिकस प्रोग्राम से संबंधित हैं। बिग डेटा के तेजी से प्रसंस्करण करने में सैटेलाइट द्वारा लिए गए डेटा को क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर उपयोग में लाया जाता है। इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को गूगल अर्थ इंजन के तौर पर भी जाना जाता है। कोपरनिकस प्रोग्राम यूरोपीय संघ का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के जरिए इन सीटू डेटा और सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन आधारित सूचना सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्राफीन के उत्पादन की कम लागत वाली नई विधि विकसित की है। JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने इस नई विधि का विकास किया। वैज्ञानिकों का दावा है कि उत्पादन की यह नई विधि सिंगल लेयर वाले ग्राफीन के लिए कारगर है। इसे एक सरल और सस्ती विधि द्वारा संभव बनाया गया, जिसमें नेफ्थलीन लेपित निकेल फॉयल को एक साधारण वैक्यूम में कुछ मिनटों के लिए गर्म किया गया और ग्राफीन की मुड़ी परतों को प्राप्त करने के लिए इसे ठंडा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन और रमन स्कैटरिंग यानी रमन प्रकीर्णन का उपयोग करते हुए किए गए इस अध्ययन से पता चला कि ग्राफीन की परमाणु जाली की 2 डायमेंशनल एकल क्रिस्टल प्रकृति को मल्टीलेयर स्टैक में भी बनाए रखा गया है। दरअसल ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक शीट होती है जो ऊर्जा भंडारण, कोटिंग्स, सेंसर के साथ साथ एक बेहतरीन सुपरकंडक्टर है। सिंगल लेयर गुणों को बनाए रखते हुए इसका उत्पादन मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए इस नई विधि से लागत कम आने की उम्मीद जताई जा रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। एम्स्टर्डम और हेलसिंकी दुनिया के पहले 2 शहर बन गए हैं जहां ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रजिस्टर की शुरुआत हुई है। इस रजिस्टर के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि शहर के लिए लोक सेवाओं में AI का क्या उपयोग है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में कई अन्य सेक्टर्स में भी AI के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ एक चैटबॉट भी विकसित किया गया है जो किसी भी समय कहीं भी सेवाएं देने में सक्षम है। दोनों शहरों में ओपन AI रजिस्टर विकसित करने का मकसद अपने नागरिकों को कई तरह की लोक सेवाएं देना है, जिसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुरक्षा भी तय की जाएगी। इनमें पुस्तकालय ग्राहकों को किताबों पर राय देना, शिशु जन्म और मातृत्व से जुड़े परामर्श के लिए जरूरी निर्देश देने जैसी सेवाएं शामिल हैं। वहीं AI के जरिए सूचनाओं, लोगों की पहचान और प्रभावी ट्रैफिक नियंत्रण तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे किसी इंसान की तरह सोच सकें और हूबहू उनके जैसे ही काम भी कर सकें। AI में मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे अनुभवों से सीख सकती हैं और नए इनपुट्स के लिए खुद को ढाल सकती हैं। साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं का ऐलान किया गया। इस बार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों, अमेरिका के हार्वे J. ऑल्टर एवं चार्ल्स M. राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉगटन को दिया जाएगा। तीनों ही वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार रक्त जनित हेपेटाइटिस के प्रमुख स्रोत को बारीकी से समझाने के लिए दिया जाएगा।
नोबेल समिति ने घोषणा करते हुए बताया कि तीनों ही वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा। इन तीनों की टीम ने उस वायरस के मुख्य स्रोत को समझाने में काफ़ी अहम काम किया है, जिसे हेपेटाइटिस ए और बी वायरस से नहीं समझा जा सका। इस टीम के काम से रक्त की जांच और दवाई बनाना मुमकिन हो पाया, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। हेपेटाइटिस सी एक यकृत रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। यह वायरस एक रक्त जनित वायरस है जो इंजेक्शन ड्रग यूज, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, अनसेफ हेल्थ केयर या असुरक्षित यौन संबंधों से हो सकता है। इस वायरस की वजह से एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस हो सकते हैं, जबकि यह लीवर कैंसर की वजह भी बन सकता है। मेडिसिन के बाद अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल की। भौतिकी के क्षेत्र में इस बार का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटिश नागरिक ब्रिटन रॉजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिकी महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार का यह पुरस्कार ब्लैक होल से जुड़ी अहम खोजों के लिए दिया जाएगा। ब्रिटन रॉजर पेनरोज ने खोज कर यह बताया था कि ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र का बनना सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के लिए सबसे बेहतर प्रेडिक्शन है। इस खोज के लिए उन्हें पुरस्कार पर आधा अधिकार दिया गया है, जबकि आधा पुरस्कार संयुक्त तौर पर रेनहार्ड गेंजेल और महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। दोनों ने मिलकर हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। भारत को नौसैन्य शक्ति के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस स्मार्ट सिस्टम को भारत में ही विकसित किया गया है और यह प्रणाली भारत की पनडुब्बी युद्धक क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकती है। स्मार्ट प्रणाली उन एंटी सबमरीन युद्धों में काफ़ी कारगर साबित होगी जो टॉर्पीडो की रेंज से बाहर होते हैं, क्योंकि यह हल्के वजन वाली एंटी सबमरीन टॉर्पीडो प्रणाली है जो मिसाइल की मदद से रिलीज होती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बताया कि स्मार्ट को ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी से लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल युद्धक पोत या वायु चालित सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से हवा में कम ऊंचाई पर ही फ्लाइट के ज़्यादातर भाग को कवर कर लेती है। यह प्रणाली सबमरीन की सटीक लोकेशन बताने में भी सक्षम है। जब स्मार्ट किसी दूसरी पनडुब्बी के पास आएगा तो यह पानी में टॉर्पीडो सिस्टम को रिलीज कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेज यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया। यह एक 5 दिवसीय वैश्विक एआई समिट है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक आईटी उद्योग का पावर हाउस बताया। इसके अलावा आने वाले समय में भारत को एआई हब बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने में एआई के सही उपयोग के लिए भी यह कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुछ अध्ययनों का जिक्र भी कार्यक्रम के दौरान हुआ। इन अध्ययनों के मुताबिक अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी का सही से उपयोग किया जाए तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर में 1.3% की बढ़ोतरी हो सकती है और 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ सकते हैं। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2030 तक उत्पादकता में 15.7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। रेज 2020 के बारे में आपको बता दें कि एआई पर यह अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन है जिसका मकसद एआई के जरिए सामाजिक बदलावों, समावेशिता और सशक्तिकरण के भारत के दृष्टिकोण और रोडमैप को आगे ले जाना है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आयोजित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे किसी इंसान की तरह ही सोच सकें और हूबहू उनके जैसे ही काम भी कर सकें। एआई में मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे अनुभवों से सीख सकती हैं और नए इनपुट्स के लिए खुद को ढाल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में अब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसमें हमेशा की तरह एडेप्टेबिलिटी, इंटरैक्शन और ऑटोनॉमी पर तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ साथ कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ओडिशा के आईटीआर बालासोर से हुआ।
ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति के लगभग 3 गुनी गति से चलती है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस भूमि, वायु और समुद्र तीनों से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसे तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी मौसम में या फिर दिन और रात दोनों में पिन पॉइंट सटीकता के साथ काम करता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसे लॉन्च के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। हालांकि 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद मिसाइल की रेंज बढ़ाना संभव हो गया है। अपोजिशन परिघटना के चलते मंगल ग्रह अक्टूबर में तीसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट बन गया है। यह घटना हर 2 साल 2 महीने पर होती है। अगली बार यह नज़ारा 8 दिसंबर 2022 को दिखाई देगा। अपोजिशन में सूर्य, पृथ्वी और एक बाह्य ग्रह एक सीधी रेखा में होते हैं। पृथ्वी इनके बीच में होती है। आमतौर पर जिस साल अपोजिशन होता है उस साल बाह्य ग्रह पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होता है। इस नज़दीकी की वजह से बाह्य ग्रह आकाश में चमकीला दिखाई देता है। अपोजिशन की घटना किसी भी बाह्य ग्रह के साथ हो सकती है। चूंकि अभी मंगल ग्रह के साथ हुई है, इसलिए बाह्य ग्रह के स्थान पर मंगल को रखकर समझा जा सकता है। अपोजिशन मंगल की कक्षा में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस समय ग्रह सूर्य के भी नजदीक होता है। हाल ही में एक एक्वापॉनिक्स फैसिलिटी का गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना में उद्घाटन किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग मोहाली द्वारा तैयार किया गया है। एक्वापॉनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मछलियों और पौधों दोनों को एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए उर्वरक के तौर पर काम करता है। पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पानी को फिल्टर कर देते हैं। ये फिल्टर फिश टैंक को भरने के काम आता है। इसमें मिट्टी और उर्वरकों की ज़रूरत नहीं होती। एक्वापॉनिक्स एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तकनीक है। इससे ज़मीन पर दबाव कम होता है और परिचालन लागत में कमी आती है। एक्वापॉनिक्स पालक, शिमला मिर्च, धनिया, ब्रोकली और कुछ अन्य लीफी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के बुनियादी ढांचे के विनिर्माण और स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए गए हैं। यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और देश के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच हुआ है। इसके तहत कुल 13 समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत किए गए। इस समझौते के तहत असेंबलिंग और विनिर्माण सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना के अलावा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के महत्वपूर्ण घटकों की स्थापना की जाएगी। समझौते का मकसद पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सीडैक पर एक्सैस्केल सर्वर बोर्ड्स का डिजाइन और निर्माण, सिलिकॉन फोटोनिक्स सहित एक्सैस्केल इंटरकनेक्ट और स्टोरेज तथा स्वदेशी हार्डवेयर को विकसित करना है। दरअसल सुपर कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, सरकारी सूचना प्रणालियों जैसे अनेक क्षेत्रों में अहम योगदान देता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसके बुनियादी ढांचे के बेहतर होने से देश में व्यापक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके पूरे देश में राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाया जा सकता है। यह मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इसका मकसद 7 वर्ष की अवधि में 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत को सुपर कंप्यूटिंग में विश्व नेता बनाना है। आपको बता दें कि मई 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का ऐलान किया गया था, जिसकी नोडल एजेंसी सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक भारत को साइबर अपराधों के चलते 2019 में 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही स्मार्ट सिटीज और 5G नेटवर्क जैसी पहलों के चलते भारत में साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही कंपनियां हैं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्पादों का सृजन कर रही हैं। इसलिए इस क्षेत्र में खतरों और सुरक्षा उत्पादों के बीच वैक्यूम बढ़ता जा रहा है। भारत को साइबर सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री फोरम के गठन की जरूरत है, जो भारत के लिए विश्वास योग्य साइबर सुरक्षा उत्पादों का सृजन कर सके।
आपको बता दें कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 के लिए पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं ताकि इसे व्यापक तौर पर होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ तैयार किया जा सके। इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट द्वारा तैयार किया जा रहा है। हाल ही में WHO द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके मुताबिक कोरोना महामारी के चलते टीबी के वैश्विक दबाव को कम करने के प्रयासों में कमी आई है। भारत दुनिया में टीबी के मामलों में 26% की हिस्सेदारी रखता है। भारत में 2020 में टीबी के मामलों में जनवरी से लेकर जून तक 2019 के मुकाबले 25% की गिरावट देखने को मिली है। इस कमी के पीछे मुख्य कारण जांच न होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते लोगों को टीबी के लिए मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आई है। टीबी एक बड़ी संचारी बीमारी है। यह दुनिया में मौत के टॉप 10 कारणों में शामिल है। इसके लिए बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टीबी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO की एंड टीबी स्ट्रैटेजी के मुताबिक 2030 तक सालाना मौतों में 2015 के मुकाबले 90% की कमी करना है। 1 जनवरी 2020 को भारत के टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम में बदलाव किया गया है। इसका नाम RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से बदलकर NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक शुद्ध ग्रह 16 साइकी के पूरी तरह से धातु से बने होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी कीमत पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा, लगभग $10,000 क्वाड्रिलियन आंकी जा रही है। इस शुद्ध ग्रह की सटीक रचना और उत्पत्ति की जानकारी के लिए नासा ने 2022 में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शुद्ध ग्रह 16 साइकी हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 370 मिलियन किलोमीटर है। नासा के अनुसार आलू की आकृति के इस शुद्ध ग्रह का व्यास लगभग 140 मील है। 16 साइकी को पहली बार 17 मार्च 1853 को इतालवी खगोल विज्ञानी एनिबेल डी गैस्पेरिस द्वारा खोजा गया था। इसका नाम आत्मा की प्राचीन ग्रीक देवी साइकी के नाम पर रखा गया है। शुद्ध ग्रह आमतौर पर चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, लेकिन 16 साइकी एक घने और मोटे तौर पर धातु से बना पिंड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शुद्ध ग्रह पहले के किसी ग्रह का बचा हुआ कोर हो सकता है, जिसने सौर मंडल के निर्माण के दौरान कई टकरावों के बाद अपने क्रस्ट और मेंटल को खो दिया होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्ब पावर स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के फ्रंटियर क्षेत्रों में महिला शोधार्थियों को बढ़ावा देना है। इसमें महिला शोधार्थियों को 2 तरह से मदद मुहैया कराई जाएगी, सर्ब पावर फेलोशिप और सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट। सर्ब पावर फेलोशिप में महिला शोधार्थियों को पर्सनल फेलोशिप, जबकि सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में रिसर्च के लिए ग्रांट दी जाती है। फेलोशिप 35 से 55 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को दी जाएगी। हर माह 15,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी, जबकि ग्रांट में सालाना 10 लाख रुपए 3 साल तक के लिए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर 30% महिला रिसर्चर हैं। नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 में भी महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि सर्ब यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक सांविधिक निकाय है। बीते दिनों भारत ने EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग PSLV रॉकेट के जरिए की गई है। EOS-01 के साथ विदेशों के 9 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। EOS-01 एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि रिसेट 2B और रिसेट 2BR1 के साथ काम करेगा। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किया गया है, जो कि जमीन की हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सकने में सक्षम है। गौरतलब है कि रडार इमेजिंग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह हर तरह की मौसमी परिस्थिति, मसलन सूरज की कम रोशनी हो या बादल या फॉग में भी हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने में सक्षम है।
रडार में प्रयोग की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ का प्रयोग जमीन के अलग अलग गुणों की इमेज के लिए किया जाता है। लो वेवलेंथ सिग्नल वेजिटेशन और ट्री कवर की इमेज के लिए, जबकि हायर वेवलेंथ सिग्नल घने ट्री कवर के लिए प्रयोग किया जाता है। EOS-01 एक्स बैंड रडार का प्रयोग करता है जो कि लो वेवलेंथ सिग्नल पर काम करता है, जबकि हायर वेवलेंथ सिग्नल से डेंस ट्री कवर की इमेज ली जा सकती है। इसरो के मुताबिक EOS-01 का प्रयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में होगा। हाल ही में नासा ने मिल्की वे आकाशगंगा में पहली बार हुई FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट की घटना से संबंधित जानकारी साझा की। इससे जुड़े 3 पेपर नेचर पत्रिका में जारी किए गए हैं। इस FRB को बीते अप्रैल में ऑब्जर्व किया गया था। नासा का अनुमान है कि इसका स्रोत एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय न्यूट्रॉन तारा या मैग्नेटर है। SGR 1935 नाम का यह मैग्नेटर वल्पेकुला कॉन्स्टलेशन में स्थित है। इसकी दूरी 14,000 से 41,000 प्रकाश वर्ष के बीच होने का अनुमान है। आपको बता दें कि पहला FRB 2007 में देखा गया था। तब से वैज्ञानिक उसकी उत्पत्ति के स्रोत को खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं। FRB रेडियो तरंगों के ब्राइट बर्स्ट होते हैं। ये कुछ मिलीसेकंड के लिए उत्पन्न होते हैं। इस वजह से इनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में बदलाव के कारण रेडियो तरंगों का निर्माण होता है। गौरतलब है कि जब किसी विशाल तारे का कोर गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स के कारण संकुचित हो जाता है तो न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। अगर उस तारे का आकार हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक हो और वो संकुचित होकर बहुत ही छोटे आकार का हो जाता है तो उसे मैग्नेटर कहते हैं। अत्यंत छोटे आकार की वजह से इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। एक अनुमान के मुताबिक इनका चुंबकीय क्षेत्र एक सामान्य न्यूट्रॉन तारे की तुलना में 1000 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। बीते दिनों 2018 के CRS के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, वहीं सबसे खराब लिंगानुपात मणिपुर में दर्ज किया गया। जन्म के समय लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर जन्मी महिलाओं की संख्या। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी। वहीं मणिपुर में 757 लिंगानुपात दर्ज किया गया था। साल 2018 में जन्म की संख्या 2.33 करोड़ दर्ज की गई, जबकि पिछले साल यह संख्या 2.21 करोड़ दर्ज की गई थी। जन्म या मृत्यु को दर्ज कराने की समय सीमा 21 दिन निर्धारित है। हालांकि कुछ राज्यों में 1 साल के बाद भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जा सकता है। जन्म या मृत्यु का सर्टिफिकेट 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निःशुल्क जारी किया जा सकता है। 21 से 30 दिनों के भीतर अगर दर्ज किया जाता है तो शुल्क के साथ दर्ज किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने इक्रिसैट को इजाजत दे दी है कि वह कृषि में शोध के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। सरकार ने ड्रोन को तैनात किए जाने को लेकर जो नियम बनाए हैं उनमें कुछ छूट के तहत ही इक्रिसैट को यह अनुमति दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक इक्रिसैट शोध के लिए अपने शोध मैदानों में ही ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए वह रिमोट से चलने वाले पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन का सहारा ले सकता है, लेकिन यह छूट केवल 6 महीने या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के पहले चरण के पूर्ण संचालन तक ही होगी। सरकार का मानना है कि ड्रोन्स भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। परिशुद्ध कृषि, टिड्डी नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार में ड्रोन्स का सहारा लिया जा सकता है। इक्रिसैट यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो विकास के लिए वैज्ञानिक शोध करता है। मांग आधारित नवाचार के जरिए शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में गरीबी, भूख, कुपोषण और पर्यावरण ह्रास को कम करना इस संगठन का मिशन है। CSIR के SERC यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने स्वदेशी ERS यानी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में फेलियर होने पर पावर ट्रांसमिशन को तेजी से रिट्रीवल करने में मददगार होगी। बता दें कि ERS प्रणाली को दुनिया में कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर ही बनाते हैं, इसलिए इसकी लागत और आयात काफी महंगा होता है।
अब चूंकि यह प्रणाली देश में ही विकसित होगी, इसलिए भारत को इसके आयात पर अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। ERS की सार्क और अफ्रीकी देशों में काफी बाजार मांग है, इसलिए आगे चलकर यह स्वदेशी तकनीक भारत को काफी फायदा देगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी सहयोग देगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस के फेलियर होने पर जन धन की जो बड़ी हानि होती है, लाइन के तेजी से रिस्टोर होने पर इन सभी के लिए भी स्वदेशी ERS सिस्टम काफी अहम होगा। इसी तरह जब किसी तरह की प्राकृतिक आपदा यानी चक्रवात वगैरह आते हैं तो कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन टावर्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ERS उन्हें तेजी से रिस्टोर करने में काम आता है। यह एक हल्के वजन का मॉड्यूल सिस्टम होता है। ये उच्च स्तर के स्टेबल बॉक्स सेक्शन से बने होते हैं और इनका रीयूज भी किया जा सकता है। पावर के रिस्टोरेशन के लिए ERS को डिजास्टर साइट पर 2-3 दिनों में अस्थायी तौर पर बनाया जा सकता है, जबकि परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए लंबा समय लग सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलीज सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को महासागरों को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट उन आने वाले मिशनों का हिस्सा है जिन्हें वैश्विक समुद्र स्तर में हो रहे बदलावों को मॉनिटर करने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1992 से लेकर अब तक कई सैटेलाइट्स इसी मकसद से भेजे गए हैं। टॉपेक्स, जैसन 1, OSTN या जैसन 2 इन्हीं कुछ सैटेलाइट्स में शामिल हैं। बात करें इस मिशन की तो इस मिशन को जैसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस नाम दिया गया है, जिसे महासागरों की गहराई को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, एक सेंटिनल-6 जिसे लॉन्च कर दिया गया और दूसरा सेंटिनल-6B जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नासा और दूसरी एजेंसीज ने मिलकर विकसित किया है। नासा के मुताबिक यह सैटेलाइट आने वाले समय में समुद्री स्तर का ऑब्जर्वेशन करेगा और वैश्विक समुद्र स्तर में होने वाली बढ़ोतरी का मापन करेगा। शुरुआती दौर में यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह तक पल्सेस भेजेगा और इस बात का मापन करेगा कि वे लौटने में कितना समय लेती हैं। इससे हमें यह पता लग सकेगा कि समुद्र सतह की गहराई क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के डेटा से समुद्र विज्ञान को और बारीकी से समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास महासागरीय धाराओं, पवन और तरंगों की स्थिति का पता होगा। लिहाजा यह डेटा आगे चलकर चक्रवात जैसी परिस्थितियों के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और एल नीनो व लानीना जैसी घटनाओं की लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने में मददगार होगा। नासा के मुताबिक सेंटिनल-6 जैसे सैटेलाइट का लॉन्च किया जाना इस मायने में ज़्यादा अहम है कि हम समुद्र की गहराइयों और महासागरीय धाराओं में होने वाले बदलावों को अच्छे से समझ सकेंगे और इससे यह पता लग सकेगा कि इन सभी का जलवायु पर क्या असर पड़ता है। हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के IRNSS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक कंपोनेंट के तौर पर स्वीकार कर लिया है। अब IMO द्वारा हिंद महासागर में किए जाने वाले ऑपरेशन में IRNSS की भी भूमिका होगी। अब मर्चेंट जहाज किसी वस्तु की पोजीशन जानने के लिए GPS की तरह ही IRNSS का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि हिंद महासागर में ऑपरेशन के लिए जहाज़ों को 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 55 डिग्री पूर्वी देशांतर से 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैले क्षेत्र में भेजा जाएगा, जो GPS, IRNSS, ग्लोनास जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। भारत के लिए यह इस लिहाज से खास है कि भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसकी नौवहन तकनीक को IMO ने मान्यता दी है। इससे पहले अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास और चीन के बेइदू को ही मान्यता दी गई है। IMO संयुक्त राष्ट्र की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जहाज़ों की सुरक्षा और उनसे होने वाले सामुद्रिक व वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकना IMO की जिम्मेदारी है। IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो यह भारत की नौवहन प्रणाली है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर भूस्थानिक पोजीशनिंग सूचना देने के लिए विकसित किया गया है। यह नौवहन प्रणाली यूजर्स को भारतीय सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक की भूस्थानिक पोजीशनिंग सूचना दे सकती है। चीन ने चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान हाल ही में भेजा। इस मिशन का उद्देश्य वहां से लूनर रॉक के नमूनों को धरती पर लाना है। यह मिशन आगे के अधिक जटिल मिशनों से पहले अंतरिक्ष से रिमोटली नमूने प्राप्त करने की चीन की क्षमता का परीक्षण करेगा। चोंग-5 प्रोब चंद्रमा से ऐसी सामग्री इकट्ठा करेगा जो वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और निर्माण के बारे में समझने में मदद कर सके।
आपको बता दें कि अगर यह मिशन सफल रहा तो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा से रॉक नमूने लाने वाला चीन तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले अपोलो कार्यक्रम में अमेरिका ने 1969 से 1972 तक 6 उड़ानों में 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा और साथ ही वहां से चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर ले आया। जबकि सोवियत संघ ने 1970 के दशक में 3 सफल रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन भेजे थे। 1970 के दशक के बाद से अभी तक कोई और इस तरह का मिशन चंद्रमा के लिए नहीं भेजा गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर बीते दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी को जानकारी दी गई कि सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर ई-विन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है ताकि इसके सबसे ज़रूरतमंद लाभार्थियों को चुना जा सके और वैक्सीन वितरण नेटवर्क पर काम किया जा सके। ई-विन भारत में ही विकसित एक तकनीक है जिसे वैक्सीन स्टॉक्स का डिजिटलीकरण करने और एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए कोल्ड चेन नेटवर्क के तापमान को मॉनिटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ई-विन को कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के बेहतर प्रबंधन के लिए पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था। यह नेटवर्क वैक्सीन स्टॉक्स और सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर भंडारण तापमान पर रियल टाइम सूचना देकर सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। इससे विध्वंसक पोत INS रणविजय से दागा गया था। गौरतलब है कि सेना के तीनों अंगों द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया गया। इससे पहले भारतीय थल सेना ने नवंबर में सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था। दरअसल ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदियों के नामों का एक संयोजन है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के मशीनो एस्ट्रोनिया द्वारा विकसित किया गया है। ब्रह्मोस के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2001 में हुआ था। तब से भूमि, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और सुखोई 30 लड़ाकू जेट से दागे जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रह्मोस मिसाइल विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किए जा चुके हैं। मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस के जिन संस्करणों का परीक्षण किया जा रहा है उनकी रेंज 400 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि मूल मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। हाल ही में भारत के पूर्वी घाट से छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत में खोजी गई अभी तक ज्ञात छिपकलियों में यह सबसे छोटी छिपकली है। छिपकली की यह प्रजाति नेमास्पिस जीनस से संबंध रखती है। अभी तक भारत में इस जीनस से संबंध रखने वाली छिपकलियों की 45 विविध प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 34 प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। गौरतलब है कि छिपकली की यह प्रजाति पश्चिमी घाट के बाहर खोजी गई 12वीं प्रजाति है, जबकि आंध्र प्रदेश की वेलिकोंडा रेंज में खोजी गई पहली प्रजाति है। इस छिपकली की खोज यहाँ के शुष्क सदाबहार वनों में बहने वाली जलधारा के नीचे स्थित चट्टानों से की गई। 2.9 सेंटीमीटर से भी कम लंबे इस छिपकली के सिर, शरीर और पूंछ का रंग ग्रे गुलाबी है। आपको बता दें कि नेमास्पिस जीनस की छिपकली भारतीय प्रायद्वीप में विविध और बहुतायत में पाई जाने वाली छिपकलियों के समूह में से एक है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान 6 दिसंबर को रोइगु एस्ट्रॉयड से वापस पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। यह अंतरिक्ष यान रोइगु एस्ट्रॉयड से मिट्टी के सैंपल और अन्य जानकारियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में उतरेगा। आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष यान द्वारा वापस लाए गए मिट्टी के सैंपल के अध्ययन से सौर मंडल के शुरुआती दिनों को समझने में सुविधा होगी। जापान के इस अंतरिक्ष यान को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 2018 के मध्य में यह अंतरिक्ष यान रोइगु एस्ट्रॉयड पर पहुंचा था। इस मिशन के तहत रोइगु एस्ट्रॉयड पर जर्मनी द्वारा निर्मित मैस्कट लैंडर से अलग अलग चैम्बर में सैंपल इकट्ठे किए गए। इस मिशन में लगभग 300 मिलीग्राम के आसपास सामग्री एकत्रित की गई है। मिशन की टीम का मानना है कि यह सामग्री 300 मिलीग्राम से अधिक भी हो सकती है। मिशन में लगे वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार जैव पदार्थ हैं। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा वापस लाए जाने वाले जैव पदार्थों के अध्ययन से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझा जा सकेगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के अनुसार सैंपल युक्त कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा निषिद्ध क्षेत्र में ड्रॉप की जाएगी।
रुइगु एस्ट्रॉयड से लाए जाने वाले सैंपल से युक्त कैप्सूल का आकार बहुत ही छोटा है। इस कैप्सूल का व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर है। पिछले दिनों प्रकाशित एक शोध के मुताबिक भारतीय युवाओं में डायबिटीज के प्रति सुभेद्यता बढ़ रही है। डायबिटीज के अध्ययन पर शोध प्रकाशित करने वाली यूरोपीय संघ की पत्रिका डायबिटोलॉगिया से यह बात सामने आई है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया शीर्षक से यह शोध भारत, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के लेखकों की एक टीम द्वारा लिखा गया है। अध्ययन के मुताबिक भारत में 20 वर्ष की आयु के 55% पुरुषों और 65% महिलाओं में डायबिटीज होने की संभावना अधिक पाई जाती है। इनमें से लगभग 95% मामलों में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना होती है। 20 साल के पुरुषों एवं महिलाओं में डायबिटीज का लाइफ टाइम रिस्क क्रमशः 56% और 65% होता है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भारत में वर्तमान में 7.7 करोड़ वयस्क डायबिटीज से पीड़ित हैं और यह संख्या वर्ष 2045 तक लगभग 13.4 करोड़ हो सकती है। शोधकर्ताओं की माने तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल है और वे डायबिटीज से मुक्त हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा कम है। आपको बता दें कि टाइप 2 डायबिटीज मानव शरीर में इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। टाइप 2 डायबिटीज अमूमन 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में पाया जाता है।